बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, बेहद ख़ास प्रोग्राम है हमारा और हमारे साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन से जसवीत भाटिया जी की टीम के साथी अनीता भंडाल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा शो है इसमें बेहद ख़ास इनपुट्स हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कई तरह की नई बातें इस शो में हमारे सामने आएंगी। तो बात को आगे कई पहलुओं से हम लोग आगे लेके जाएंगे। कुछ वक्त पहले तक रिफ्यूज़ल रेट कनाडा से बहुत ज़्यादा था, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके सालों साल रिजल्ट नहीं आए कोविड के बाद। लेकिन क्या हुआ पिछले 2-3 महीनों में कि अगर कोई फ्रेश फाइल भी लॉन्च होती है तो 1 महीना या कुछ दिन ज़्यादा से आम तौर पे कई लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं और बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सडन चेंज कनाडा में क्यों आया? ऑफिशियली तो प्रोसेसिंग टाइम वही है कनाडा का जो पहले उन्होंने मेंशन कर रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के आसपास। लेकिन रिजल्ट 1.25 महीने 1 महीने में क्यों आ रहे हैं, ये सबको हैरान करने वाली बात है और इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे अनीता जी से। अनीता जी, ऐसा क्या हुआ कि बड़ी तेज़ी से रिजल्ट आ रहे हैं और जब हम ट्रेंड देखते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम लगता है कि 1 महीना 1.25 महीना रह गया? जी हाँ सर, अगर मैं बात करूँ तो हाई कमीशन ने अभी 2 महीने पहले अपना अपडेट शेयर किया था कि अब उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 120 डेज। सो उस टाइम वीज़ा डिसीजन भी उतना ही डिले कर रहे थे। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे वीज़ाज जो मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं वो विद इन मंथ या कई बार 1 महीना 10 दिन इस तरह से या 1.5 महीने के बीच में आ रहे हैं। तो ये बदलाव ज़रूर हुआ है। इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला रीज़न तो इसका ये है कि पहले कनाडा के पास बहुत एप्लीकेशन थी, उनके पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग था एंड मैन पावर उनके पास कम थी। बैकलॉग होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कोविड के टाइम पे सारी कंट्रीज बंद हो चुकी थी, हम एप्लीकेशंस नहीं फाइल कर सकते थे। लेकिन कनाडा वाज द कंट्री जहाँ पे हमने एप्लीकेशंस भेजी। अब ऐसे टाइम पे बहुत सारी एलिजिबल प्रोफाइल्स भी आई, नॉन एलिजिबल प्रोफाइल्स भी आई। लेकिन जब वापस से सब कुछ सॉर्ट हुआ, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई, तो अब जो लोग यूके जाना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, यूरोप जाना चाहते थे, तो उन लोगों ने वापस से अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन में अपनी फाइल्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। एंड कंसीडरिंग कनाडा में नॉन एलिजिबल प्रोफाइल्स के बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आए हैं, तो स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि अगर कनाडा अप्लाई करना है तो रूल्स आर लाइक कि आपका आइल्स स्कोर 6 ईच होना चाहिए। आपका अगर पीटी है तो पीटी आपका 58-59 के करीब होना चाहिए। परसेंटेज शुड बी गुड। ऐसा नहीं है कि हम विदाउट आइल्स अप्लाई कर दें या फिर हमारे पीटी में स्कोर अच्छे नहीं है वैसे अप्लाई कर दें। तो कहने का ये मतलब है कि उनके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो एलिजिबल एप्लीकेशंस आई हैं एंड साथ में उन्होंने अपना जो मैन पावर है वो भी बढ़ा दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी जो वीज़ा डिसीजन है फास्ट आ रहे हैं। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट मे इनटेक पे ज़रूर पड़ेगा, बिकॉज मे इनटेक में उतना ही उन्होंने डिलीवर करना है जितना उनके पास आया है। बिकॉज अभी अगर मैं बात करूँ तो जनवरी इनटेक के 1-1.5 महीने के बीच में अगर एप्लीकेशंस का वो डिसीजन दे रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर ऑन ट्रैक। सो मे के लिए वी आर सॉर्टेड। सो वी आर होपिंग कि पहले जिस तरह से 15-20 दिन में या महीने के अंदर डिसीजन आ जाता था, बैक टू वो उसी तरह से हमारा चल पड़े एंड ऑफिशियली भी वही अनाउंस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और हमने ये भी महसूस किया है अनीता जी, सक्सेस रेट अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सक्सेस रेट बढ़ने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स आप देखती हैं? सक्सेस रेट बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा तो यही है कि लोगों ने जब एप्लीकेशंस पहले अप्लाई करी थी, किसी कोई एलिजिबल है कोई नहीं एलिजिबल है, क्योंकि मार्केट में ना ये चीज़ का बहुत हो गया था कि अभी कोई कंट्री नहीं है तो आप सिर्फ कनाडा अप्लाई करो। लोग कनाडा में प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे थे क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई गैप नहीं कंसीडर किया जाता। आइल्स है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी पीटी स्कोर है
तो अगर कोई स्टूडेंट है 12th पास आउट है, उसने 2015 या 16 में करी है, तो लोग एप्लीकेशंस लगा रहे थे 2020 या 21 में। तो अगेन इतने सारे गैप के साथ वो चाहिए भी था, एक ट्रेलर चाहिए भी था उसके लिए कि जो नॉन एलिजिबल प्रोफाइल्स हैं वो ना अप्लाई करें। तो अभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, कंसल्टेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई है कि कनाडा अगर जा रहे हो तो एलिजिबल प्रोफाइल के साथ ही करें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपका कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनाडा की एप्लीकेशन में। आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, दैट शुड बी रेलिवेंट। प्रोग्रेशन होना चाहिए आपका, कि आपका जो कोर्स है तो वो आपका एक स्टेप ऊपर ही होना चाहिए। तो ये 2-4 फैक्टर्स हैं जो कि हमने ध्यान रखने हैं। यानी कि हमारा, अगर हमने 12th किया है तो हमारा 2021 में या 2022 पास आउट है तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर ग्रेजुएट है तो 6 ईच आपके होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट है तो ट्राई करो 6.5 नॉट लेस देन 6 की, नहीं तो अगर 6 ईच भी होता है तो ऑप्शंस आर स्टिल देयर। सो ये इन चीज़ों का। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो पीटी पे भी अभी वीज़ाज आने शुरू हो गए। बट मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप कॉलेज के जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ही अपने आइल्स को और अपनी परसेंटेज को फोकस करें। लेट सपोज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शेरिडन कॉलेज में, तो शेरिडन कॉलेज की पीजी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट लेस देन 6, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आइल्स प्रिपेयर करें। हम एम्बेसी के जो रूल्स हैं वो तो एसडीएस के लिए 6 ईच हैं, तो उस पे ना चल के कॉलेज के एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फोकस करें। यानी कि अगर हम बड़ा एम करेंगे तभी हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ अनीता जी ने शेयर की है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स को इसका खासा फ़ायदा मिलेगा। 904139 904112 पे आप बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, जसमीत भाटिया जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बनाइए, और ईमेल करना चाहें तो info@landmarkimmigration.com पे आप ईमेल करिए। हर रोज़ शाम को 4 बजे लाइव शो है जिसमें बहुत बार मैं भी होता हूँ, जसमीत जी होते हैं हमारे साथ, सुरभि जी होते हैं, और बहुत जल्द अनीता जी भी उस लाइव शो में हमारे साथ आया करेंगे। तो ज़रूर आप लाइव शो में भी अपना सवाल लेके डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप पर्सनली मिलिए 904139 904112 पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बनाइए। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू।